जी गुड आफ्टरनून क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो आज चैप्टर नंबर 5 जो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी अप्लाइड साइंसेस का, वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने थॉरली स्टडी किया होगा। तो ये उसी से आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे एक्ट करेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपकी बुक में आप लोग देख भी सकते हैं, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस है, अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी स्पेस है, बेसिकली कोई एक फोर्स है जो हमें नीचे पुल कर रही है अर्थ के टूवर्ड्स, तो वो बेसिकली हमारी कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से भी देता हूँ। एक हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ से जितना मैस दूर होगा उतनी ग्रेविटेशनल, ये कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी सपोज करें ये हमारी अर्थ है और इसमें कोई भी एक पार्टिकल है थोड़ा इससे दूर है, जितना पार्टिकल दूर होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, कम। और जितना पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आएगा तो उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ उतनी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। दोबारा से सुन लें, जितनी बॉडी दूर होती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितनी बॉडी करीब आएगी तो ये जितनी स्पेस है अर्थ के सराउंडिंग में, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है जो बॉडी को क्या करती है, पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो जितना मैस पार्टिकल, ये ब्लैक डॉट, जितना दूर होगा उतनी फोर्स कम होगी ग्रेविटेशनल, जितना करीब आता जाएगा ऑब्जेक्ट या मैस उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, उसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। जिस तरह मैग्नेट्स हैं, आप नॉर्थ और साउथ पोल लो, करीब लेके आओगे तो उतनी तेजी से वो मैग्नेट क्या होंगे, आपस में जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में क्या करते हैं, ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं। तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसकी मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि जितना मास आपका पार्टिकल का अर्थ के सेंटर से दूर होता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी, और जितना बॉडी करीब आएगी अर्थ के उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको क्या बताती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। दोबारा से मैं बता देता हूं कि जितना मास करीब होगा उतनी ज्यादा होगी, और जितना मास दूर होता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो आज अगला जो है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड, ये मैं जब ये डेरिवेशन कर लूंगा तब आपको बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, जिसमें आप द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या फिर आप इसको दूसरी जगह कह सकते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। अब ये जीरो कैसे होगा वो हम देखेंगे आज, ये पूरी डेरिवेशन करके हम इसको चेक भी करेंगे कि कैसे ये जीरो के इक्वल होता है कंजर्वेटिव। ये वाला कॉन्सेप्ट आखिर में हम इसको प्रूव करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हमने वेरिएबल फोर्स में एक पाथ लिया था, इसमें भी एक पाथ लेते हैं, ग्रीन कलर से आपको शो किया हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मैंने मूव कर रहा हूं, ये मेरा पाथ है, यहां से यहां तक इर्रेगुलर पाथ मैंने एक बना लिया। अब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूव करना है तो पोजीशन 2-3 हो सकती है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल ए से डी मूव करूं और फिर बी तक पहुंचूं, ये भी एक पाथ हो सकता है। इसको मैं कह देता हूं ये मेरा पाथ 1 है, कि मैंने किधर से मूव करना है, ए से इधर तक बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए से डी तक मूव करना पड़ेगा, फिर डी से बी तक मूव करना पड़ेगा और मैं अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। मतलब एक्स एक्सिस पे पहले मूव किया और फिर वाई एक्सिस पे। और भी एक पाथ हो सकता है, पाथ बी, कि पहले ए से सी, ये पाथ 2 इसको कह देते हैं। पहले मैं ए से सी की तरफ मूव करूंगा, फिर सी से बी की तरफ, और मैं अपने फाइनल पॉइंट जो डेस्टिनेशन है मेरी बी पे, मैं इजीली क्या होगा, पहुंच जाऊंगा। ये 2 पाथ है। अब एक तीसरा पाथ भी हो सकता है, वही आज हम देखेंगे, इरेगुलर पाथ। जो ये ग्रीन लाइन है, हम पहले इधर से मूव करें, इधर जाएं, फिर इधर कर्व आई, फिर ऊपर जाएं,
फिर इधर आए और फिर हम इस पाथ पे पहुंचेंगे। थोड़ा स्टीप पाथ है, थोड़ा इरेगुलर शेप पे है, लेकिन ये भी एक मेरा पाथ 3 है। तो इन तीनों पाथ का हम नेटवर्क लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी कौन सी होती है। हम पहले ये पढ़ भी चुके हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स होती है। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सारी की सारी आपके पास कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन आज जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये तीनों पाथ का जो नेटवर्क डन है क्लोज पाथ में, वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और ये हम मैथमेटिकली प्रूफ भी आज के लेक्चर में करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पाथ लिया था वो क्या था, ए डी बी। ए से पहले डी पे जाएंगे और डी से फिर बी पे हम आएंगे। तो वर्क डन ए टू बी ये किसके इक्वल होगा, 2 पोजीशन में होगा। पहले ए से डी तक हम फाइंड आउट कर लेते हैं वर्क डन, फिर डी से बी तक का वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो आपको, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो एंगल क्या आता है, कॉज ऑफ, या कौन सा कंपोनेंट आता है फोर्स का, कॉज ऑफ थीटा आ जाता है साथ। तो अब हमने पहले ए डी फाइंड आउट करना है और फिर वर्क डन डी बी फाइंड आउट करना है। तो ए डी, सॉरी ए बी लिखा गया, ये ए डी है। वर्क डन पहले हम ए डी निकालेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ए डी, ए से डी तक का वर्क डन। अब हम फोर्स, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम यहां से मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर एक्ट कर रही है, वो हमेशा अर्थ के, मैंने आपको बताया हुआ है, वो सरफेस के हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपकी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हम ए से डी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, आपको पिक्चर से नजर भी आ रहा है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में डिस्टेंस और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में क्या है, प्रिपेंडिकुलर है ईच अदर। तो यहाँ कॉस थीटा पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, एफ डी कॉस 90 डिग्री। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं आप फाइंड आउट करें, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो दैट्स वाई वर्क डन ए टू डी वो हमारे किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, मतलब कोई वर्क डन नहीं हो, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अच्छा जी, अब हमने डी से बी की तरफ जाना है, इधर डिस्प्लेस होना है। अब इधर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट आ गई है, ये सारी की सारी क्या है, हाइट आ गई है, ठीक है। तो फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ हाइट ले लेंगे, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करेंगे, H से, क्योंकि ये क्या है, हाइट है इतनी, यहां से यहां तक की हाइट है। इसको हमने D को किससे रिप्लेस करना है, हाइट से रिप्लेस करना है। तो आपकी बॉडी इधर मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये दोनों बॉडीज आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, 180 डिग्री एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। और एंगल कितना बन रहा है, सेमी सर्कल एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 180। तो अब आप वैल्यू पुट करें, कॉस थीटा की जगह आप यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री आप वैल्यू पुट करें, और फोर्स की जगह मैंने आपको बताया कि वर्टिकल डिस्टेंस है, तो फोर्स को हमने फॉर्मूले से रिप्लेस करना है एम जी, क्योंकि ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये न्यूटन का लॉ है। तो एफ इज इक्वल टू एम में, लेकिन हम यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एम जी हमने लिख लिया, और एच आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, हमने डी को एच से रिप्लेस किया। और कॉस 180 की क्या वैल्यू आई, -1, और आप फार्मूले में पुट करेंगे तो वर्क डन डी टू बी हमारे पास आंसर देगा -mgh। तो अब आपने दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 जो बनी थी हमारे पास ए डी बी की, उसमें पुट कर देंगे। वर्क डन ए डी की वैल्यू क्या थी, 0, वर्क डन डी बी की वैल्यू क्या हमारे पास, -mgh। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 + -mgh, तो वर्क डन ए डी बी हमारे पास आ जाएगा -mgh। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर
1 हमारे पास ये बन जाएगी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया पाथ 1 कंप्लीट। यहाँ अब हम पाथ 2 की तरफ चलते हैं, मतलब यहां से जाने की बजाय हम इधर से क्यों ना इधर तक पहुंचे। अब चेंज कर दिया पाथ, तो चले जी इधर से पहुंचते हैं। तो वर्क डन ए सी बी हमने निकालना है। वो किसके इक्वल है? पहले वर्क डन ए टू सी निकालना पड़ेगा, फिर सी टू बी निकालना पड़ेगा वर्क डन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम भी हमने दे दिया। तो वर्क डन ए सी, वही फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। अच्छा जी, इधर क्या होगा? सेम जो हमने डी टू बी किया था वही आंसर इसका, क्योंकि यहां भी आप देखें आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप हाइट की तरफ, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल। तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। तो यहां आपके पास वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो सेम उसी फार्मूले से, क्योंकि हाइट के साथ इसका ताल्लुक है, तो हमने फोर्स को रिप्लेस किया, फोर्स की वैल्यू लगा दी mg, और d की जगह ये बेसिकली हाइट है, यहां से यहां तक ये टोटल हाइट है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हाइट से रिप्लेस किया। mgh और -1 कॉस थीटा की क्या वैल्यू लगाई? 180। तो आप देख सकते हैं कि कॉस 180, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस नेगेटिव होता है, तो आप कॉस 180 की वैल्यू -1, तो WAC आ गया -mgh। इसी तरह वर्क डन C से B तक का, तो C से B हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब भी आपके पास जो एंगल है, ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां आपने 90 डिग्री का एंगल पुट करना है, एफ डी कॉस 90। कॉस 90 अभी हमने प्रूव किया कि वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब आप दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करें। वर्क डन AC, AC की क्या वैल्यू है? -mgh, और वर्क डन CB, उसकी क्या वैल्यू आई है? 0। तो आपके पास वर्क डन जो पार्ट 2 का है ACB, वो किसके इक्वल आ गया? -mgh के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर B बन गई। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर A और B दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सेम ही आपको डिस्टेंस, इधर से आप ले लें वर्क डन, या A से B तक ले, ADB ले लें, दोनों वैल्यूज क्या आई हैं? ऑलमोस्ट या कंप्लीटली सेम आई हैं। अब तीसरी कंडीशन, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ पे आ गए। तीसरी कंडीशन ये है कि जी अब हमें इधर से इधर जाना है, पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, इधर जाना है, इधर थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में हमने मूव करना है, वेरिएबल फॉर्म में, थोड़ा सा स्टीप पाथ है। तो लेकिन अब ये मैंने उसकी पिक्चर, ये जो एक ग्रीन लाइन थी, इसकी पिक्चर मैंने इधर ड्रॉ कर दी। अब आपने मूव तो करना है आप, लेकिन आप इसका रिलेशनशिप डेवलप नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि ये साइनोसाइडल टाइप की वेव है, आप ऊपर मूव कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने इसके स्टेप्स बना लेने हैं। पॉइंट ए से पहले इधर स्टेप, आप इधर मूव करोगे, फिर आप इधर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे, फिर आप इधर मूव करेंगे, फिर आप वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। तो मुख्तलिफ स्टेप्स में आप इसको यहाँ तक पहुँचेंगे। आप इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप क्या बनाएंगे? इसके स्टेप्स बना के ऐसा ऐसा इधर तक पहुँचेंगे। अच्छा जी, अब जब स्टेप्स बनाएंगे तो आप याद रखें कि जो ये वाला हॉरिजॉन्टल स्टेप है वो किसके इक्वल आ रहा था? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो जब परपेंडिकुलर ईच अदर होंगी तो cos 90 बनेगा। तो इस वाले रीजन में जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पाथ है, ये सारे का सारा इफेक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल आता जाएगा। ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला। आप कंसीडर सिर्फ करें जो वर्टिकल पाथ है, वर्टिकल पाथ है वो आप कंसीडर करें। उसको मैं डेल्टा y1, जो यहां से यहां तक का पाथ है, इसको मैं डेल्टा y2, इसको डेल्टा y3, इसको डेल्टा y4, और इसको मैं डेल्टा yn से कंसीडर कर लेता हूं। और टोटल हाइट है बेसिकली यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। इसको डेल्टा y1, इसको डेल्टा y3, डेल्टा y2, चेंज कितना आया, फिर y3, y4, और आखिर में डेल्टा yn। दोबारा से बता रहा हूं, इस पाथ को लेने की आपको जरूरत नहीं है, कंसीडर ना करें, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही होगा जो हमने वर्क डन A to D निकाला या C to B निकाला, क्योंकि cos 90 होगा। इधर भी आपके पास फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो cos क्या बनेगा? 90। इसलिए इतनी लंबी कैलकुलेशन में जाने की बजाय जस्ट आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लें, x कंपोनेंट को कंसीडर ना करें। अब आप देखें W1 निकालें तो वो क्या आ जाएगा? सेम mg डेल्टा y1, कितना चेंज आया इधर तक। फिर W2 निकालें वर्क डन, तो वो आ जाएगा mg डेल्टा
2 अप टू WYN तक हम ले लेते हैं, वो आ जाएगा माइनस mg डेल्टा वाई एन, इसका कंप्लीट वर्क डन। अब इन सारी वैल्यूज को हम, जितने भी ये पाथ था, पहले इस पाथ को इधर जितने भी इंटरवल्स हमने लिए, हम क्या करते हैं, इनका नेट वर्क डन निकाल देते हैं। W1 W2 अप टू WN वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस mg डेल्टा y1, W2 की क्या, माइनस mg डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn। अब माइनस mg कॉमन ले लें सब में से, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn बच जाएगा। अब आप देखें जरा फिगर में, ये डेल्टा y1 ये बेसिकली a से b तक टोटल हाइट कितनी है, यहां से यहां तक क्या है, h है, ये बेसिकली किसका सम है, डेल्टा y1 डेल्टा y2 अप टू डेल्टा yn, ये टोटल हाइट के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, डेल्टा y की, ये किसके इक्वल है, अब इज इक्वल टू एग्जैक्ट हाइट जो कि h है, उसे रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास नेट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B डायरेक्ट अगर हम ले, A टू B डायरेक्ट अगर हम ले, तो वो आ जाएगा माइनस mgh। तो ये तीनों इक्वेशन से प्रूव हो गया। पाथ 1 से आप देखें, ये भी mgh दे रहा है, पाथ 2 भी mgh दे रहा है, और पाथ 3 भी हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, WAB इज इक्वल टू माइनस mgh, तीनों सेम है। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमने पढ़ा था कि द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड और वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज 0। अब हम ये चीज प्रूव करेंगे। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो मैं ये रब करके आपको ये चीज प्रूव करके बताता हूं। मैं ये वाला पोर्शन रब करूंगा ताकि हम ये प्रूव भी कर लें कि वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ के अंदर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अच्छा जी, ये क्लोज पाथ हम लेते हैं। पहले हम किधर गए, वर्क डन फ्रॉम A टू D, क्लोज पाथ जिधर से शुरू किया, इधर से AD, DB, BC और CA, एक क्लोज पाथ पे वापस मैं पॉइंट A पे आऊंगा। तो पहले मैं ले लेता हूं वर्क डन AD, वो आपका कितना निकला था, 0 के इक्वल आया था। ठीक है, आप अभी यहां से ट्रेवल हुए, आपने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया। हम क्लोज पाथ की बात करें, अभी हम A से D तक पहुंचे, अब हम जाएंगे D टू B। वर्क डन D टू B वर्क डन हमने प्रूव कर लिया था, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी माइनस mgh। आप लास्ट इक्वेशन से देख सकते हैं, वो मैंने रब कर दिया बट आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमने किधर जाना है जी, B से C की तरफ। B से C की तरफ भी जाएंगे तो आपके पास वर्क डन B टू C भी आपने निकाला था, वो आया था आपके पास 0 के इक्वल, क्योंकि कॉज या एंगल क्या बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री। तो कॉज 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है तो वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0 के इक्वल। अब यहाँ देखें, यहाँ अब आप आ रहे हैं आखिरी वाली देखें, अब आपने आना है C से A की तरफ। अब आपने आना है W C से A की तरफ। C से A की तरफ फोर्स की भी वही डायरेक्शन है, और अब मजे की बात है, अब डिस्प्लेसमेंट की भी क्या हो गई है, वही डायरेक्शन हो गई है। उसमें क्या था कि हम ऑपोजिट जा रहे थे, फोर्स की भी वही डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, वही डायरेक्शन है कि आप जिधर डिस्प्लेस हो रहे हैं C से B की तरफ नीचे आ रहे हैं, बैरो की डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गई है, नीचे आ रहे हैं, और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम उसी डायरेक्शन में लग रही है। तो अब आपके पास क्या होगा, कॉस 0 हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के दरमियान, सेम है। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहां आपके पास आंसर आ जाएगा mgh। कॉस 0 आप पुट कर लें तो वो आपको वैल्यू देगा, आप देख भी सकते हैं, कॉस 0 आपको वैल्यू देगा 1 की। आप अपने कैलकुलेटर पे टैली करें और WCA आपके पास आ जाएगा mgh। अब आपने क्लोज पाथ, पूरे पाथ का वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो क्या बन जाएगा, WAD। पहले A से D पे गए, फिर D टू B आ गया, फिर B से किधर गए, C आ गया, और C से हम किधर आए, A पे आए। अब इन सारों को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड अप कर देंगे। तो 0 माइनस mgh, फिर प्लस 0 और आखिर में प्लस mgh। तो अब आप देखें कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो नेट टोटल वर्क डन क्लोज सिस्टम का ADBCA का क्या निकल आया, 0 के इक्वल आ गया। तो अब आपने देख लिया कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन द क्लोज पाथ क्या होता है,
जीरो के इक्वल। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने आपको बताया था कौन सी होती हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स आपकी क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फील्ड में आपने देख लिया, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट है। या फिर आप प्रूव भी कर सकते हैं कि आप क्लोज पाथ के अंदर टोटल वर्क डन अगर आप लें तो उसका सम क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसके ऊपर आप डिटेल इसको आप लिखेंगे भी एज एन असाइनमेंट, अपने नोट्स भी रेडी करें, ताकि जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर से हट के हम फिजिकल ऑपरेशंस में आए वापस, तो आप लोगों का इसका क्विज भी होगा, टेस्ट भी होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।